हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे प्रीवियस वीडियोस जो अलग अलग टॉपिक पर बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। वहाँ पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें मैंने अलग अलग पूरा टेक्सटाइल का, एक्सटेंशन का, न्यूट्रिशन का, जो फूड ग्रुप्स हैं अलग अलग, वो भी मैंने बताया है। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उससे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, उपरोक्त सभी। तो जो डिप्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं कि यह हमारी श्वसन नली को प्रभावित करता है। सांस लेने में कठिनाई तथा दम घुटना इसका सामान्य लक्षण है। इस रोग में गले में भूरी झिल्ली बन जाती है तथा सांस लेने में दिक्कत होती है। डिप्थीरिया का विष हृदय, पेशियों, गुर्दों तथा यकृत तक पहुंचकर इन अंगों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो है आपका, ये एक टॉक्सिन छोड़ता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने में लकवा होना, यह सभी चीज़ जो है वह डिप्थीरिया में आपको देखने को मिलती है। तो बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली पड़ जाती है, बिल्कुल सही। गले में क्या होता है, भूरी झिल्ली पड़ जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। हृदय एवं गुर्दों को भी प्रभावित करता है और साथ ही साथ ये क्या है, टॉक्सिन के द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, उपरोक्त सभी, यह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग के क्या लक्षण हैं? तो संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कुष्ठ रोग का जो लक्षण है उसमें उपरोक्त सभी इसके लक्षण हैं। संवेदना की अनुभूति होती है, मतलब जैसे टच करने पर वहाँ पर पता नहीं चलता कि यहाँ पे सेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाड़ियाँ बढ़ जाती हैं या कोमल हो जाती हैं, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ या फोड़े हो जाते हैं। तो यह सभी आपको कुष्ठ रोग में देखने को मिलता है। और यह किसके कारण होता है? यह जो है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। और जो आपका यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर बैक्टीरिया का, डिप्थीरिया का, तो डिप्थीरिया की बात अगर हम करें तो यह कौन सा, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। नोट कर सकते हैं आप, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। और जो हमारा दूसरा था वह हमारा था कौन सा जीवाणु है कुष्ठ रोग के लिए? यह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट हमारा, मलेरिया होता है किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, नर एनोफिलीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है वह क्या है? यह हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। मादा मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके रक्त में मलेरिया के रोगाणु फैल जाते हैं। मनुष्य की तिल्ली तथा लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी इस रोग द्वारा प्रभावित होती हैं। ठंड के साथ बुखार इसके सामान्य लक्षण हैं। कुनैन से इसके इलाज में उपयोगी है। कभी कभी मलेरिया के लिए उपयोगी दवा में कुनैन का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस रोग में क्या कुनैन की दवा उपयोगी होती है? नेक्स्ट है हमारा वो ऑप्शन नंबर 4, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है।
कौन सा है? हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार या यूका। तो पशुओं से मनुष्य तक फैलने वाला रोग हाइड्रोफोबिया है। ये जो है हाइड्रोफोबिया है, यह पशुओं से मनुष्य तक पहुंचता है। रेबीज इसे जो रेबीज है इसको क्या हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है मनुष्य में यह रोग जानवरों के काटने से फैलता है, जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान रहते हैं। जैसे कौन से जानवर काटने पे? कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ आदि। यह घातक विषाणुजन्य रोग है जो मनुष्य मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया रोग में मनुष्य को पानी से डर लगता है। तो पहुंचने वाला मनुष्य तक पहुंचने वाला जो छूत रोग है वह क्या है? हाइड्रोफोबिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर को निरंतर आपूर्ति करना, शरीर को प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम करना या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें जो है वह आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। मतलब आपका जो नैदानिक पोषण है, विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा पोषण उपचार विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार बताने के अलावा बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहारीय चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए कि क्या है, तो पाचन तंत्र की समस्याओं को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक तत्व की निरंतर आपूर्ति करना तथा शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना। यह तंत्रिका तंत्र तथा त्वचा को प्रभावित करता है। शरीर पर चकत्ते होना इसके सामान्य लक्षण हैं। तो जो ये है आपका ये नैदानिक पोषण जो है वह क्या है? तो मतलब आहारीय चिकित्सा के बारे में पूछा। आहार के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, जिसको हम डायटेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो ये सारे उद्देश्य जो हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। अगर प्रोटीन की उच्च मात्रा अगर हमको देनी है तो कितना प्रोटीन देना चाहिए? 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम या 300 से 350 ग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 100 से 125 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार में। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन है उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई है अमीनो एसिड्स है, और जो कि कोशिकाओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कोशिकाओं को बनाने का कार्य करते हैं। जो प्रोटीन है वह ऊतकों और कोशिकाओं के मूल घटकों में से एक है। यह शरीर के अंगों और विभिन्न कार्यों जैसे हार्मोन और एंजाइमों को नियंत्रित करता है। ठीक, इसमें प्रोटीन के कार्य है। कई प्रोटीन एंजाइम होते हैं जैसे जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसके सोर्सेज पूछे जाए, सोर्सेज इसके दोनों उससे आते हैं, एक तो हमारा आपका वनस्पति जगत से, दूसरा जंतु जगत से। ठीक है, तो ये दोनों से यहाँ पर मिलते हैं। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा शाकाहारी और सोयाबीन शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत हैं। जबकि अगर हम मांसाहारी की बात करें तो हमारे क्या मछली, अंडा, मांस, यकृत मांसाहारी प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। 16 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय उनका शरीर बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अगर उसको फीवर है तो कितनी कैलोरी देंगे? 3000, 2700, 2500 या 2000? तो वहाँ पर हमें क्या, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को 2700 कैलोरीज देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री किसमें होता है? मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, या किसी में भी नहीं। तो अर्धसूत्री के कोशिका विभाजन किसमें होता है? मानव शरीर के प्रजनन अंग में होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लैंगिक प्रजनन तथा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार
की कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाला अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे 23 जोड़े मेल और 23 क्या फीमेल के, 23 दोनों मिला करके कितने हो गए 46। और अगर जोड़े में हम बात करते हैं तो वो 23 जोड़े होते हैं। आधा मेल से आता है और आधा फीमेल से आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक पेशी या उपकला। तो यहाँ पर मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, स्नायु ऊतक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायु ऊतक कहलाती है। मेरुरज्जु या सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पीछे भाग पर अवस्थित महारंध्र से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ सारा शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारा अस्थिपंजर का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, सिर, धड़, अग्रांग, रक्त कण। तो अस्थिपंजर का कौन सा इसमें भाग नहीं है, तो रक्त कण जो है वह अस्थिपंजर का भाग नहीं है। अस्थियों का 38% भाग किससे बना होता है, ओसीन नामक प्रोटीन से बना होता है तथा 62% भाग अकार्बनिक लवण, जिसमें कि क्या क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कण के बारे में बताया जा रहा है। और ये क्या है, अस्थिपंजर का कौन सा, ये सिर, धड़, अग्रांग, ये क्या अस्थिपंजर के का इसमें प्रमुख भाग है। और इसमें प्रमुख भाग कौन सा नहीं है, रक्त कण इसका प्रमुख भाग नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वह वहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेरुदंड कोश, पसलियाँ तथा उरोस्थी। खोपड़ी उरोस्थी है, अस्थि है आपका उपास्थि है। यहाँ पर क्या उरोस्थी के बारे में पूछा गया है। मेरुदंड, पसलियाँ तथा उरोस्थी है क्या है, खोपड़ी, धड़ की अस्थियाँ, हाथ पांव की अस्थियाँ या इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरुदंड कोश और मेरुदंड कोश और पसलियाँ और उरोस्थी कहाँ की अस्थियाँ हैं, या धड़ की अस्थियाँ हैं। दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ये जो है यह करेक्ट हो जाता है आपका कि यह धड़ के अस्थियों के अंतर्गत आती हैं। मेरुदंड को मानव शरीर की रीढ़ भी कहा जाता है। और मेरुदंड के ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ तक फैला हुआ 33 अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसमें पसलियों की संख्या अगर पूछे रीढ़ की वो पसलियों की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी है। 12 जोड़ी का मतलब टोटल 24 होती है। उरोस्थी लंबी एवं चपटी अस्थि है जो वक्ष के बीच में गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक होती है। उरोस्थी क्या है, वक्ष के बीच में गर्दन के नीचे से पेट के ऊपर तक होती है, वो क्या है, उरोस्थी है। नेक्स्ट है हमारा स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, और यह तत्परता कहलाती है पुट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये मसल टोन है ये क्या है, सदा ही कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, और यह तत्परता मसल टोन कहलाती है। शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अगर पेशियों की बात करें तो पेशियां कितने प्रकार की, 3 कौन कौन सी, एक होती है मयरेखित, दूसरी अरेखित और तीसरी हृदय पेशी। मानव शरीर में 40% भाग पेशियों द्वारा निर्मित होता है। पेशियों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती है तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है, वह क्या कहलाती है, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपका ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो जुड़ करके जो उसका भाग बनाती हैं वह क्या कहलाती हैं, आपका ट्राइसेप्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। और ये क्या ट्राइसेप्स कहलाती हैं, जो कि नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव
करती हैं वे क्या कहलाती हैं? ट्राइसेप्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पसलियों के बीच की स्थिति पेशियां जो उस श्वसन के लिए ऊपर उठती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरकोस्ट, मध्यपट, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो इंटरकोस्टल्स है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह इंटरकोस्टल्स कहलाती हैं। इंटरकोस्टल्स पेशियों में स्वतः ही संकुचन का एक लय में जीवन के आरंभ से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख या इनमें से कोई नहीं। आरबीसी की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और इस संख्या प्रति घन मिलीमीटर होती है और इस संख्या में रक्त में उपस्थित होती है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कभी कभी पूछ लेता है कि रुधिर क्या किसके अंतर्गत आता है? तो ऊतक या इस टाइप का ऐसा कुछ लिखा रहता है तो क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऊतक है तो वही इसी संयोजी ऊतक की ही यहाँ पर बात हो रही है कि तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है तथा निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है 50 लाख। ऑप्शन नंबर 1 क्या करेक्ट होता है? 50 लाख। नेक्स्ट है रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श पर गुदगुदी होना, पसीना निकलना। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है कि रक्त पट्टिका मतलब कि प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है। अतः पट्टिकाएं हमारे शरीर में ये कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को बढ़ने से रोकती हैं। ये पट्टिकाएं उभयोतल तस्तरी तथा केंद्रीय युक्त होती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त भाग रक्त का थक्का बना देती है जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल मानवों में पाई जाती हैं। मतलब कि प्लेटलेट्स क्या जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं केवल मानवों में पाई। ये पट्टिकाएं रक्त में उपास्थि एलिमेंट्स होते हैं जो पानी जैसे द्रव और कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं। तो वो क्या है? तिल्ली है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है कि जो बाएं कोने में लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे तिल्ली कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट है जैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वैसा तंत्र जो भोजन के अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाता है। जो हमारा मुख है मुख से ही हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा मल परित्याग। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन को रुधिर तक पहुंचाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः दही में की मिलावट की जाती है रेत की, माड़ की और ब्लीचिंग पेपर की या फिर पानी की। तो हमारे जो दही में है वो जो दही में मिलावट की जाती है ब्लीचिंग पेपर की तथा पानी की। तो इन दोनों की मिलावट की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रायः दही में मिलावट की जाती है तो किसकी मिलावट की जाती है? अब पानी की मिलावट की जाती है। और ब्लीचिंग पेपर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है लेकिन जो मैंने ये मॉडल पेपर लिया है उसमें पानी करेक्ट आंसर है तो इसलिए मैं इसको पानी ही बताऊंगी। लेकिन कहीं कहीं आपको ये पेपर की मिलावट भी देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो लिया है जिस आयोग ने जिसको सही माना है, तो वहाँ पर वो जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन ब्लीचिंग पेपर भी करेक्ट है। इसको आप अपने हिसाब से देख लें। केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है। क्या मिला? अरहर की दाल में, मैदे में, दलिया में या मूंगफली में। तो जो ये खेसारी दाल है, इसको किसको? अरहर की दाल में इसका मिलावट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मिर्ची के पाउडर में मिलाया जाता है। चिकोरी, चौक, खड़िया पाउडर, इमली पाउडर या ईंट का पाउडर। तो यहाँ पर करेक्ट होता है, मिर्ची पाउडर में मिलाया जाने वाला मिलावटी तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ईंट का पाउडर है। क्या है? ईंट का पाउडर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। पॉलीफिनॉल, आइसोफ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स या करक्यूमिन। तो यहाँ पर फाइटोकेमिकल क्या है हल्दी में उपस्थित? ऑप्शन नंबर 4 जो है करक्यूमिन क्या है? या हमारा ये फूड एडिटिव्स वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? पपीते में, स्ट्रॉबेरी में आपका, या फिर चुकंदर में या चेरी में। तो किस में लाइकोपीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वह पपीते में लाइकोपीन पाया जाता है। जैम बनाया जाता है। जैम और जेली 2 चीज़ें हैं। जैम फल के गूदे से, फलों के रस से, फलों के अर्क से या इनमें से कोई नहीं। तो जो जैम है वह किससे? फल के गूदे से बनाया जाता है, तथा जेली का निर्माण किससे होता है? फलों के रस से होता है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका करेक्ट होता है। जैम फल के गूदे से बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल। ठीक। और जेली के लिए अगर बात करें तो जेली के लिए गुआवा बहुत बढ़िया होता है, जिसकी अच्छी जेली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HACCP हैकअप खाद्य सुरक्षा तंत्र है, कृषि विपणन तंत्र है, उपभोक्ता कानून है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है हैकअप क्या है? यह एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। दूध के पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चराइजेशन किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, या फिर क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। तो दूध का पाश्चुरीकरण किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। स्ट्रॉबेरी या जैम, चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आपका नमक मिलाया जाता है, नींबू का रस, गंधक अम्ल या आलू। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? नींबू का रस मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रुक जाती है, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। किस टेम्परेचर पे अंडा और दूध सुरक्षित रहता है या पूछा जा रहा है आपको? तो यहाँ पर जो है हमारा 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है जो वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। तो जो बोतलों द्वारा फलों का संरक्षण होता है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नहीं को आप अवश्य ध्यान दें। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या फिर जो हमारा लास्ट है थोड़ा सा वो रह गया, तो उसमें तेल युक्त वस्त्र को उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। क्या? तेल युक्त वस्त्र को उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। और ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपका करेक्ट होता है। तो जो हम भंडार मतलब जब हम स्टोरेज करें तो क्या तेल युक्त
कपड़ों से उसको चारों तरफ से रगड़ देना चाहिए, जिससे उसमें नमी आदि नहीं आती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। प्लीज़ आप चैनल पर जा कर के एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।